to Eggpoint Tutorials. This channel is started for y'all who are appearing for engineering courses as well as for GATE, and this will be useful for both of them. So starting with our first subject, that is operational research. And our first topic will be linear programming. So, the concept of linear programming was given by George Lazarus. Now, what do you mean by linear programming or what is the purpose of linear programming? सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा. तो linear programming होता क्या है? Linear programming अपन को रिलेशनशिप बताता है वेरिएबल्स के बारे में, और ये जो रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स का वो हमेशा लीनियर होता है. दैट इज उनकी पावर जो होती है वो सिंगल होती है, और इनका जो ग्राफ प्लॉट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू अपन रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अपनी गिवन इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. इधर x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है. तो ये जो गिवन इक्वेशन है वो अपनी एक लीनियर इक्वेशन है. अब अपन इसमें जो x और y है उसको अपन वेरिएबल्स बोलते हैं, और जो ये 10 होता है वो अपना एक कांस्टेंट होता है. नाउ अब अगर अपन को इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो अपन कैसे करते हैं? इसके लिए वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10. Similarly, for y is equal to 0, we get x is equal to 10. Plotting this on the graph on x and y axis, taking point on x axis as 10, 0, because this point will be 10, 0 and this point will be 0, 10. So plotting this 0, 10 and joining these 2 points, we get a straight line which represents x plus y equal to 10. So this is very simple concept that we can use. Now, सबके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि अपन लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते क्यों है? तो लीनियर प्रोग्रामिंग इसलिए पढ़ा जाता है बिकॉज इट हेल्प्स अस टू व्हाट ऑप्टिमाइज आवर गिवन रिसोर्स. सो बेसिकली वी स्टडी लीनियर प्रोग्रामिंग टू ऑप्टिमाइज आवर गिवन resource. Now what does that mean? Again the same question arises कि optimize a given resource क्या होता है? तो अपने पास हर चीज एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट रहती है. अब अगर अपन फॉर एग्जांपल देखें कि we have a given set of expenditures that we have for a daily life. Now we have expenditures such as clothing, okay, food, entertainment, etc. All these are expenditure, and we have given that our salary is only 10,000. It's only 10,000 per month. So now we have to spend only a limited amount of quantity because we have to do our saving also. तो अब होता क्या है कि अगर अपन को अपनी सेविंग को मैक्सिमाइज करना है तो ये अपना फंक्शन होता है कि ये अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि अपन को अपनी सेविंग को मैक्सिमाइज करना है. सो दिस विल बी आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ओके, सैलरी एंड एक्सपेंडिचर विल बी आवर कंस्ट्रेंट्स बिकॉज हमारे पास इतने सारी चीजें हैं स्पेंड करने के लिए और हमारे पास बस इतना ही लिमिटेड अमाउंट है स्पेंड करने को. तो हम इन दोनों को इस तरीके से यूज करेंगे ताकि हमारी सेविंग जो हो वो मैक्सिमाइज हो जाए. तो ये जस्ट एक जिस्ट था फॉर व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर प्रोग्रामिंग एंड इसकी यूजेस क्या है. नाउ वी सेकेंडली स्टार्ट विथ the terminologies that we have for the linear programming part. Now linear
linear programming involves number one, an objective function, number two, structural constraints, and number three, non-negative constraints. Now, what does all these three mean? Now, what do you mean by objective function? So, objective function, इसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, मतलब इस चीज को आइदर वी हैव टू मैक्सिमाइज इट और मिनिमाइज इट डिपेंडिंग अपॉन द यूज. अगर कोई चीज प्रॉफिट हो रही है या सेविंग होती है तो वो अपन क्या करते हैं, उसको मैक्सिमाइज करते हैं. मिनिमाइज अपन कब यूज करते हैं, अगर अपने कोई कॉस्ट एक्सपेंडिचर्स हो रही है, कोई लॉसेस हो, तो अपन उस केस में इस चीज को ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं. तो दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है और अपन को कैसे सॉल्व करना है. इसके बाद भी हम लोग स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट. सो दीज आर द लिमिटिंग सेट ऑफ रिसोर्सेज दैट वी हैव. लिमिटिंग सेट ऑफ resources that we have. And तीसरा is non-negative constraint. Now non-negative constraint का मतलब क्या होता है, that the values of every variable that is present in the linear programming will always be greater than or equal to 0. That is, अपन को कोई भी वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव कभी भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि अपना पर्पस ही होता है लीनियर प्रोग्रामिंग में कि अपन इसको ग्रेटर देन 0 से सॉल्व करते हैं. तो इसका मतलब अपने कोई भी सेट ऑफ वेरिएबल्स होंगे वो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0. Now suppose we have an objective function as c1x1 plus c2x2 plus c3x3 and we have to maximize this objective function. Now we have a given set of equation as a11x1 plus a12x2 plus a13x3 plus a1nxn is equal to b1. Next set of equation will be a12x1 plus a21x1 plus a22x2 plus so on up till a2nxn is equal to b2. And similarly, this equation as am1x1 plus am2x2 plus dash 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 up till bm. So here, this is what our objective function. This set of equations are known as structural constraints, and the last non-negative constraint will be what? That x1, x2 and all other variables till xn will be greater than equal to 0. So this will be what are non-negative constraints. Moving on to next. Now, what does all these things mean? So this A1 is known as technological, AI J is known as technological coefficient. Okay, this Aij term is known as what? Technological coefficient. Moving on to next, BI. So this is known as what? Resource value. This is known as resource value. These variables x1, x2 and so on, it is known as decision variables, and last the C1, C2, C3 are known as what? Profit coefficients. So these are known as profit coefficients. Next we come to methods to solve the linear programming questions. So the methods that are involved are, number one is graphical method, second is systematic and trial method. The third one
one is the vector method, and the fourth one is the simplex method. Now, these are the four methods that we can use to solve the linear programming questions. But these two methods are hit and try method and are very lengthy. So, we will only cover the graphical method and the simplex method. So, firstly, we start with the graphical method. Now, what is graphical method and how can we use this method to solve the linear programming question? So, let us take an example. Considering the equations, now considering the objective function, we have to maximize this function, which is z is equal to 3a plus 2b. Now, this is our objective function z, which we have to maximize, which is 3a plus 2b. Now, we have a given set of equation as a plus b is less than equal to 4, and next equation is a minus b is less than equal to 2, and given a and b are all greater than equal to 0. So we have got three terminologies for linear programming, and here in the question we have given an objective function, we have given second the structural constraints, and third the non-negative integers. So now to solve this question, first we'll consider these equations. Now we have to plot a graph for these two equations. How can we plot a graph? For the first equation, we can solve it in the rough work. For the first equation, consider a is equal to 0. We get the value of b is equal to 4. Now here, first of all, it is given less than equal to sign. So for solving these questions, we will consider the equation without the less than equal to sign. So this will be a plus b is equal to 4. For some time, we will neglect this thing, less than equal to. Okay, so when a is equal to 0, we get b is equal to 4, and when b is equal to 0, we get a is equal to 4. So we have got the first set of points, and we can draw this line. Now for the second line, a minus b is equal to 2. We will forget what? The less than equal to sign for some time. So a minus b will be equal to 2. So जो second equation से we get the points, that will be again अपन ने प्लॉट किया a, अपन ने रखा a की वैल्यू 0, तो here b की वैल्यू कितनी आ रही है -2. This can be negative, but that doesn't mean कि final value of a और b अभी अपनी 0 नेगेटिव आ रही है. अभी सिर्फ इस इक्वेशन के लिए b की वैल्यू नेगेटिव है. जब अपन ने यहाँ पे b की वैल्यू 0 रखी, तो a की वैल्यू 2 आई. Now we will plot on the graph. This will be our x-axis, this will be our y-axis. This x-axis will carry the points of A, and this y-axis will carry the points of B. Is that clear? Now we will draw the points. Now we will plot this point on this graph. First point is what? 0, 4. So 0, 4 will lie somewhere here, and 4, 0 will be here. Joining these 2 points, we get the first line for the first equation. We get this line. Then दूसरा point coordinate अपन करेंगे तो 0, -2. 0, -2 will come here. Okay, and 2, 0 will come here. Now we will draw this. Okay, now we got this 2 set of equations. Okay, now we have this set of equations also. This means a is greater than equal to 0. This is a, and a is always greater than 0. मतलब all the portion above this axis will be our optimal region. Is that clear? And again, b is greater than equal to 0. This portion is negative. ये this is 0. तो इसके ऊपर का जो भी चीज होगा that will be this region. Now, what is the use of this less than sign? Now we have to find our optimal region for this question. So how can we do this? Now we got this lines. Now we don't know which is our optimal region right now.
This can be this, it 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 can be anything. So अब अपन इसका यूज करेंगे लेस देन इक्वल टू साइन. लेस देन इक्वल टू साइन का यूज कैसे किया जाता है? अपन यहाँ पे ए और बी को कोई वैल्यू देंगे और अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो पॉइंट जहाँ पे भी होगा वो रीजन अपना ऑप्टिमल होगा. नहीं समझ आया? लेट्स सी. देखो, फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने माना a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0. पुटिंग दिस वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन, इट मीन्स 0 plus 0, that is 0, and that is less than equal to 4. Is that true? Yes, 0 is always less than 4. This is true. So therefore 0, 0 हुआ ये और ये थी फर्स्ट इक्वेशन. अगर ये चीज सेटिस्फाई कर रही है तो ये पॉइंट जहाँ पे होगा वो अपना ऑप्टिमल रीजन होगा. अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती तो इसके ऑपोजिट वाला मतलब ये रीजन अपना ऑप्टिमल रीजन होता. अभी इस केस में ये सेटिस्फाई कर रही है एंड देयरफॉर ये जो रीजन होगा जहाँ पे ये पॉइंट होगा वो जो रीजन होगा वो अपना ऑप्टिमल रीजन होगा. सेकेंड इक्वेशन के लिए अपन सेम चीज करेंगे. तो मैंने रखा 0 minus 0 is what 0 एंड ये जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 2 है. हाँ, ये बात सच है. तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन थी. ये पॉइंट 0, 0 है तो ये मेरा ऑप्टिमल रीजन हुआ. मतलब इसके ऊपर का पूरा रीजन मेरा ऑप्टिमल रीजन होगा. मतलब रीजन इसका और इसके ऊपर का मतलब ये जो मेरा रीजन आया, दिस इज माय ऑप्टिमल रीजन. मतलब यहाँ पे ही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट छुपा है. सो दिस इज माय ऑप्टिमल रीजन. अब इस ऑप्टिमल रीजन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं. कैसे अपन पहचानेंगे? देखो, इसमें एक पॉइंट आया 0, 0, ठीक है. एक पॉइंट आया 0, 4, एक पॉइंट आया 2, 0 और एक पॉइंट आया इनके इंटरसेक्शन से. पहले अपन ये पॉइंट निकालते हैं इंटरसेक्शन से जो आया. तो इनके इंटरसेक्शन से अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो एक है a plus b is equal to 4 और एक है a minus b is equal to 2. ये जो इक्वेशन है इन दोनों को ऐड किया तो 2 is equal to 6. तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3. जब a की वैल्यू 3 इधर पुट की अपन ने तो b की वैल्यू आ गई 1. तो ये जो पॉइंट आएगा अपना दैट कम्स आउट टू बी 3, 1. अपन को अभी गिवन सेट्स ऑफ पॉइंट मिल गए. अब अपन को निकालना है ऑप्टिमल सोल्यूशन. तो ऑप्टिमल सोल्यूशन अपन कैसे निकालेंगे? नाउ अब अपन अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेंगे. तो z इज इक्वल टू 3a plus 2b. नाउ वी सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड गेट जिसमें जहां पे z मैक्सिमम होगा दैट विल बी आवर आंसर. तो फॉर z 0, 0 ये अपनी वैल्यू आ गई कितनी 0. फॉर नेक्स्ट पॉइंट ये तो 0 हो गई. नेक्स्ट पॉइंट z की वैल्यू 2, 0 तो 2 3s दैट कम्स आउट टू बी रुपीज 6. नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं दैट इज 0, 4 तो दैट कम्स आउट 4 2s 8 rupees and next z is 3, 1 so that comes out to be 9 plus 2 that is rupees 11. Now we need what? Maximize करना था अपन को इसको क्वेश्चन में. So this will be our answer that the maximum rupees will be rupees 11 with a is equal to 3 and b is equal to 1. Is that easy? It's very easy. So these types of questions are very easy to solve, and in this type of question we can easily find a maximum value with these two quantities being there to their optimal limit. Now next type of questions can also come here, but basically one thing that we have to keep in mind while solving this type of question that our loss value can never be negative. In case it is negative, we have to change our equality sign and make it positive. Now what does that mean? Suppose we have a structural constraint like 4x plus 3y is less than equal to minus 2. Suppose this is the question. Yeah, this is a structural constraint. Now we have to keep this in mind that this is a limit of this question, that this resource value can never be negative. This can never be negative. Now we have to make this value positive. How can we do this? We can multiply with negative sign on both the sides. So if we multiply the negative sign on both these sides, then this is a property match that this sign reverses.
So here the equation will convert into 4x minus 3y. This will be greater than equal to 2. And now we will solve the equation. You solve the question with this equation and not with this. So this is the main point that you have to keep in mind while solving the linear programming questions. So the next question that we have is that old hens can be brought for ₹2 each and young one का जो cost है that is 5 rupees है. And जो old hens है वो 3x देती है per week and the young hens जो होती है that is 5x per week. Now it is given that हर एक egg का जो cost है that is ₹3 and जो hen का cost होता है feeding का that is ₹1 per week. Now it is अपन को यहाँ पे financial constraint दी है और एक number constraint दी है. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है कि अपना जो एक्सपेंडिचर या जो खर्चा होगा वो ₹80 पर वीक से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड जो नंबर ऑफ हैंड्स है वो 20 से ज्यादा होनी चाहिए. तो अपन को इसमें एक ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन निकालना है फॉर दी हैंड्स. तो क्वेश्चन ये बता रहा है कि अपन को ऑप्टिमल किसकी चीज निकालनी है कि कितने नंबर ऑफ ओल्ड हैंड्स होने चाहिए और कितने यंग हैंड्स होने चाहिए. तो अपन स्टार्ट करते हैं कि अपने लेट द ओल्ड हैंड्स बी x और जो अपने यंग हेन्स है दैट बी y. तो ये अपने हेन्स हो गए. अब इसमें बोला है कि जो ओल्ड हेन है एक जो है वो 3 एग देती है पर वीक में 3 एग देती है. अगर इसे x हेन है ओल्ड तो ये टोटल कितने एग्स दे देगी 3 एग्स देगी. उसी तरह जो यंग हेन है वो 5x पर वीक देगी और टोटल अगर अपने पास y है तो टोटल x कितने हो जाएंगे 5y. तो जो दोनों के मिला के टोटल हेन्स होंगे दैट विल बी 3x प्लस 5y. नाउ वी नो कि एक एग का जो कॉस्ट है दैट इज 3 रुपीज. तो ये टोटल नंबर ऑफ एग हुए इनटू ₹0.3. ओके तो ये अपन को टोटल रुपीज मिल जाएगा. तो अपना जो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा जो अपन अर्न करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 3 into 3 विल बी 0.9x प्लस 3 5 is 15 is 1.51. ये टोटल रेवेन्यू अपन ने अर्न किया है. अब इस क्वेश्चन में ये दिया है कि जो हैन है वो 1 रुपीज का उसका खर्चा होता है खाने पे. तो अगर ओल्ड हैन है उसमें खर्चा 1x होगा और अगर यही अपनी यंग है उसमें खर्चा 1y हो जाएगा. तो ये अपना जो होगा ये टोटल अपना एक्सपेंडिचर होगा. इज दैट क्लियर? ये अपना टोटल एक्सपेंडिचर आ गया. अब अपन को पता है कि अपने पास जो बचेगा तो जो अपनी टोटल सेविंग होगी या प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा अपना कि जो अपनी अर्निंग हुई है टोटल उसमें से अपन माइनस कर दे अगर अपने एक्सपेंडिचर को तो अपनी ये प्रॉफिट होगी. और इसी चीज को अपन को मैक्सिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन. ओके तो इसमें अपनी जो टोटल अर्निंग है दैट इज रेवेन्यू दैट इज 0.9x प्लस 1.55 माइनस अपना जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा दैट विल बी x प्लस y. इज इट क्लियर? तो यहाँ से ये जो चीज आएगी सॉल्व करके दैट विल बी -0.1x एंड दिस विल बी प्लस 0.5y. दिस विल बी आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इज इट वेरी क्लियर? ये अपना टोटल नंबर ऑफ एक्स हुए. जब ये टोटल नंबर ऑफ एक्स को अपन ने एक एग की प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो अपन को टोटल रेवेन्यू जो जनरेट होगा अपने पास वो आ जाएगा. क्वेश्चन में दिया है कि एक हेन को जो फीड करने का कॉस्ट आता है पर वीक का वो 1 रुपीज है. तो टोटल नंबर ऑफ हेन्स अपने पास कितनी है वैसे भी x प्लस वाई जो होगी दैट विल बी टोटल हेन्स. तो उनको फीड करने का टोटल एक्सपेंडिचर इतना हो गया. जब अपन का कितनी सेविंग होगी या कितना प्रॉफिट होगा उसको अपन को मैक्सिमाइज करना है. So that will be given by what? Earning minus expenditure. So that comes out to be minus 0.1x plus 0.55 which is our objective function. So अपन यहाँ पे क्वेश्चन में z लिख देंगे अपना. ठीक है. So z is what अपना? It is minus 0.1x plus 0.55 and we have to maximize
This is our objective function. We have to maximize it. Now we'll make the equations out of this question. So now it is written that ओल्ड hen का जो प्राइस है वो ₹2 each है. अगर एक का 2 है तो x का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 2x होगा. उसी तरह यंग वंस का ₹5 है एक का, तो उसी तरह अगर x है तो कितनी हो जाएगी अपना 5y. एंड इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो अपना पर वीक का खर्चा है वो लेस देन 80 होना चाहिए फॉर दी हेड. तो दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 80, क्योंकि इससे 80 से कम होना चाहिए इसलिए, और इसमें लेस देन इक्वल टू. नाउ इसमें क्या बोला था? कैपेसिटी ऑफ हेन्स कैन नॉट एक्सीड 20. सो टोटल नंबर ऑफ हेन्स कितनी हो जाएगी कि x प्लस वाई जो होगा दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 20. नाउ वी हैव दीज टू. अब नंबर ऑफ हेन्स और कोई भी हेन्स ओल्ड हो या यंग हो, क्या वो नेगेटिव हो सकती है? -1 नहीं हो सकती, वो +1 नहीं हो सकती, वो 0 जरूर हो सकती है. सो अब x एंड y जो होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये अपने स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट आ गए, ये अपने नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट आ गए, ये स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट आ गए, और ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आ गया. टेकिंग द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, लेस देन साइन को हटा दो तो इक्वेशन आ गई 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 80. नाउ व्हेन जब अपनी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, एंड जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू आ गई कितनी 40. इज इट क्लियर? Now for the second, x plus y is equal to 20. Now when x is equal to 0, y की वैल्यू 20 हुई. जब y की वैल्यू 0 हुई तो x की वैल्यू 20 हो गई. ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है. Now we'll plot a graph for this. This will be our x axis, this will be our y axis. Now ग्राफ से समझ आ रहा है कि 40 तक जाना है, तो we'll take this as 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Then this is 5, 10, 15, 20, 25, 30, and this is 35 and this is 40. Now सबसे पहले इक्वेशन जो है so that is 0,16. 0,16 will lie somewhere here. ठीक है, and then 40,0 is in the another point. देखिए another point आ गया. Joining these two points अपन को फर्स्ट इक्वेशन मिल गई लाइन की. सेकंड के लिए जाएंगे जब x is equal to 0 है, y की वैल्यू 20 है. So this is the other point, one point, and 20,0 is the other point. ठीक है, these constraints are greater than equal to 0. Now सबसे पहले constraints are greater than 0 मतलब इसके ऊपर का रीजन और इसके इधर का रीजन. तो ये रीजन अपना, ठीक है, इसके ऊपर का और इसके इधर का रीजन रहेगा. राइट टू दी x एक्सिस एंड अबव ऑफ दी x एक्सिस एंड राइट टू दी y एक्सिस. ये हो गया क्लियर. अब जब अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी, जब फर्स्ट इक्वेशन में अपन ने 0 और 0 पुट किया, x इज इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 80 है. ये ट्रू है, हेंस इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, और जहाँ पे ये पॉइंट होगा वो रीजन अपना ऑप्टिमल रीजन होगा. दूसरी इक्वेशन में भी जब अपन 0 और 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 20 होगी. कंडीशन सेटिस्फाइड है, जहाँ ये पॉइंट होगा वो ऑप्टिमल रीजन हो जाएगा. इसके ऊपर का और इसके अंदर का सो दिस विल बी आवर ऑप्टिमल रीजन. अब अपन को पॉइंट्स कौन से मिले हैं? देखो, एक पॉइंट मिला है 0,0, ठीक है, दूसरा पॉइंट मिला है 20,0, एक इसके इंटरसेक्शन से मिलेगा, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पॉइंट निकाल दो एक. सो दिस विल बी, अगर इनके इंटरसेक्शन से अपन पॉइंट निकालेंगे तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 80, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 40. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 3y इज इक्वल टू 40. तो y की वैल्यू कितनी आ गई 40/3. जब y की वैल्यू 40/3 आ गया तो दिस विल बी व्हाट 2x प्लस 5 4 20, 200/3 इज इक्वल टू 80. इसको इधर लेके जाओ तो 2x इज इक्वल टू, दिस कम्स आउट टू बी 240 माइनस 200/3, दैट कम्स आउट टू बी 40/3, और x की वैल्यू कितनी आ गई 20/3. तो ये पॉइंट आ गया 20/3, 40/3, एंड ये लिखो
आया 0,6। नाउ वी हैव गॉट दीज पॉइंट्स। तो सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे z 0,0। तो फॉर दिस अपन को आ रहा है 0 टोटल आंसर। तो प्रॉफिट अपना कितना हो गया ₹0 और ठीक है ना, अपन को प्रॉफिट 6 से ऊपर ही चाहिए। तो ये तो गया कंडीशन। दूसरी कंडीशन है z की वैल्यू 20,0। जब 20,0 अपन ने इस पे पुट किया तो दिस कम्स आउट टू बी -0.1 इंटू 20। So this comes out to be -2 rupees. Now this cannot take place क्योंकि अपन को ये तो और अपन को जेब से देना पड़ रहा है, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा अपना। तो ये भी गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है 20,3, 40,3। जब अपन ने ये पुट किया इधर तो ये 20 दिस कम्स आउट टू बी -2/3 प्लस 20/3। So it's 18/3 and this is 6। क्या प्रॉफिट मोर देन 6 हुआ है? नो। सो देयरफॉर ये भी अपना आंसर नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट इज नॉट मोर देन 6 रुपीज। एंड लास्ट कंडीशन आएगा 0,16। जब अपन ने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो 0.5 इंटू 16 दिस इज ₹8 एंड दिस इज दी आर आंसर। Because our profit is more than 6, this condition is satisfied, and for this अपन की जो old hens होगी that will be 0 and जो young hens होगी that will be 16 in number. So this type of question is also very easy, but अपन को ये क्वेश्चन समझना और उससे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट निकालना ही एक जो मेन काम है। इसके बाद का स्टेप इज वेरी सिमिलर दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर अर्लियर क्लासेस। So here I would like to end my first session. Hope you like it and please like it, share it and subscribe. Thank you.